चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नहीं, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, देश के जो अन्य राज्य हैं, उन राज्य के उन मतदाताओं को जिन्हें चौथे चरण में वोट डालना है। लोकतंत्र का महापर्व है। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हमारे आपके सबके सामने है। पहले मतदान फिर जलपान, यह बार बार अपील की गई है और आज फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 2024 का यह लोकसभा चुनाव भारत की प्रगति का चुनाव है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का चुनाव है, सुरक्षित भारत बनाने का चुनाव है। इसलिए लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं, स्वयं भी वोट डालें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करें कि वह भी अपने वोट डालने के लिए जाएं, अपने मोहल्ले के लोगों को भी प्रेरित करें कि आपके मोहल्ले के लोग भी वोट डालने के लिए जाएं। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं। सर, कल बनारस में प्रधानमंत्री जी रहेंगे, कल रैली है और परसों नामांकन करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन का भी उसी प्रकार से इंतजार है जिस प्रकार से परिणाम का इंतजार होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आना और नामांकन उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से करना, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग मोदी जी को पीएम बनाने के लिए भारी मतदान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी का स्वागत करते हुए, उनको विजय की अग्रिम बधाई देते हुए, रिकॉर्ड वोटों से जीत की पूरी उम्मीद हमें है कि इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जितना बड़ा रिकॉर्ड आज तक देश के इतिहास में दूसरा कोई नहीं हो। सर, केजरीवाल ने जो है बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगे किसी को नेता नहीं बने रहने देना चाहते हैं। वो देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर छूट करके आए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के आरोपी हैं और 2 जून को जेल वापस जाने की तैयारी करके रखें। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, ओबीसी से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं जानता हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, या जो भी इस मानसिकता के नेता है, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाना, इस प्रकार के बयान देना, जिस बयान की चर्चा होने लगे देश में और आप सब पत्रकार साथी लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जेल से जमानत पर आया है, जमानत से जेल से जो छूटने का काम होता है, वो हत्या का आरोपी भी छूट जाता है, भ्रष्टाचार के आरोपी भी जमानत पर, वह भी 2 जून को उनको फिर वापस जेल जाना है। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेना। वो जो कहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल, वो कभी नहीं करते, वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। उनके पहले के बयान और अब के बयान दोनों को देख लीजिए तो मतलब इतना झूठा व्यक्ति, इतना फरेबी व्यक्ति, इतना मतलब अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति शायद हिंदुस्तान के इतिहास में राजनीति के अंदर सार्वजनिक जीवन में कोई नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सर, वो बड़े प्रधानमंत्री के लिए अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चौकीदार ने टेम्पो क्यों नहीं रोके। कहीं ना कहीं उन्होंने का ये कहने का मतलब है कि अडानी या अंबानी को लेकर के उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इस तरह की बात। देखिए, बुजुर्ग आदमी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की कृपा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनको जिनको पकड़ा जाता है ईडी के द्वारा या अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को होता है तो भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कांग्रेस को होता है। ये जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उस समय क्यों नहीं करते हैं जब
कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घरों से कई कई सौ करोड़ रुपए यानी नोटों का अंबार लगा हुआ जब बरामदगी होती है, उसका कभी स्वागत किया इन्होंने क्या? अगर किसी के यहाँ छापा पड़ा और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करके एकत्र की गई रकम बरामद होती है, तो उस समय तो ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। ये बुजुर्ग आदमी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, उनको इतना ही कहूँगा कि मोदी जी हैं तो एक एक भ्रष्टाचारी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ा जाएगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, और जो हिसाब वसूल करके आएगा वो गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से विपक्ष के नेता अब इस समय पर आकर पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम 2014 में हो गया है। जो तुष्टीकरण करेगा वो पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी। पाकिस्तान चालीसा पढ़ने का काम ये कांग्रेस का आज का नहीं है। पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस प्रेमी पाकिस्तानी है। तो ये पाकिस्तान और कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना है और उसकी बहुत सजा हिंदुस्तान भुगत चुका है, बहुत आतंकवादी हमले झेल चुका है, बहुत सारे अपने देश के सैनिकों का, देश के नागरिकों का बलिदान देख चुका है। और पाकिस्तान के पास एटम बम है तो भारत के पास पड़ाका नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए। अब भारत वो भारत नहीं है जो मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार में था। अब वह भारत है जो गोली का जवाब गोला से देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देता है, एयर स्ट्राइक से देता है, दुश्मन के घर में घुस करके देता है। भारत बदल गया है। सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता। शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। अमेरिका शक्तिशाली था, वो पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मार सकता था, लेकिन भारत में उस समय कांग्रेस की अगुवाई में सरकार थी। हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ और हम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो वही देश है, वही सेना है, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा, उसको छट्टी के दूध याद दिला दी।